नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस खास पेशकश इनसे मिलिए। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो 312 विधानसभा मेहदावल से विकासशील इंसान पार्टी के सुरेंद्र मोहन जी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद नवोदय टीवी का। हम जैसे कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चूंकि आप विकासशील इंसान पार्टी, शायद इससे आप पहली बार मैदान में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी पार्टी से हमें टिकट दिया। मैं यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से अपने समाज के लोगों के बीच में, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े और जो कमजोर वर्ग है उनके बीच में लगातार मैं बना हुआ। अच्छा, अगर यहाँ की अगर इस विधानसभा सीट की इतिहास की बात करें तो यहाँ अक्सर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव 17 में जो है भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से विजयी हुआ था और समाजवादी पार्टी तीसरे पायदान पर चली गई थी। लेकिन उसके साथ एक चीज और कहा जाता है कि यहाँ अगर निषाद जो बहुसंख्यक हैं वो अगर संगठित होते हैं तो जिसकी तरफ जाते हैं उसी की पार्टी बनती है। तो आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है, मेरा निषाद समाज अब कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब उसका बेटा, उसका भाई इस चुनावी क्षेत्र में है और बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह हमारा नैया है, उसको लेके मैं आ गया हूँ। और साथ ही साथ अपने निषाद समाज के भाइयों को के साथ दलित और पिछड़े, अति पिछड़े सभी समाज को उस नैया में बैठा करके उनको सभी मुसीबतों से पार कराने की कोशिश करूंगा। जैसे तमाम पार्टियों का वो है, चुनाव लड़ने का अपना अपना रणनीति होता है। कुछ लोग बूथ मैनेजमेंट करते हैं, कुछ और किसी हिसाब से जो है कुछ अपने विकास की चीजों को जो है लोगों के सामने रखते हैं। आप तो फ्रेशर हैं, आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, क्या है कि फ्रेशर हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी पुरानी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कह रखा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और साथ ही साथ आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने हमेशा अपनी आवाज उठाई है और यही आवाज अपनी और बुलंद करने के लिए 23 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी इस मेहदावल की धरती पर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई भी पार्टी जब मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारती है तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है, चुनावी मैनिफेस्टो, जिसमें तमाम उनकी घोषणाएं होती, तमाम वादे होते हैं। हालांकि वो वादे धरातल पर उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते हैं वो तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वादे उनके होते हैं। तो आपका क्या मैनिफेस्टो मुख्य रूप से क्या है? देखिए, मेरा मुख्य रूप से मैनिफेस्टो जो है वो पूरी तरीके से धरातल पे काम करने का है। मैं देखता हूँ यहाँ पर किसी का पैर भी टूट जाता है या कोई छोटी सी दिक्कत भी होती है तो उसे तुरंत खलीलाबाद, गोरखपुर या लखनऊ रेफर कर दिया जाता है, जिससे सैकड़ों लोग, हजारों लोगों की जानें जाती हैं। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं को अपना सही करना, बच्चों के लिए शिक्षा का जो भी कार्यक्रम, सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको उन तक पहुंचाना। उसके अलावा जितनी भी जन सुविधा वाले चीजें हैं उनको पूरी तरीके से बिना बीच में किसी दलाल या किसी उसके रहते हुए उसे जनता तक पहुंचाना रहेगा। नेताजी, आप मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं, ठीक है, ये आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है और तमाम चीजें जो पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है वो प्रदेश लेवल का होता है, पूरे प्रदेश को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन आप मैदान में हैं और यहाँ के लोकल भौगोलिक स्थिति से आप परिचित हैं और आप बेसिकली यहीं के हैं। प्लस पॉइंट तो ये बेसिकली यहीं के हैं, तो यहाँ के विषय में विशेष आप जानते होंगे। तो पब्लिक का एक लोकल इश्यूज होता है, वो उसको आप क्या देखते हैं? देखिए, पब्लिक का हमारे यहाँ सबसे लोकल इशू है, जितनी भी हमारी समाज की बिरादरी है वो नदी किनारे रहती है और जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ पर कोई बंधे का इंतजाम नहीं है, वहाँ पे पुलिया बननी है, जिससे कि हमारा जो भी बाढ़ का पानी है वो अगर आर पार क्रॉस हो जाएगा तो अक्सर बाढ़ के समय यह समस्या हो जाती है कि बांध टूटने वाला है। साथ ही साथ खलीलाबाद से आप बखरा आए होंगे तो आपने रोड देखी होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे अगर संत कबीर नगर की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो संभावनाएं यहाँ बहुत हैं, लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद जो वर्तमान सरकार है अमृत महोत्सव मना रही है, सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, आपको क्या लगता है उस हिसाब से हो पाया है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका डेवलपमेंट बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं हुआ है। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर उस प्रवृत्ति के लोग चुन के ही नहीं आए, जो भी यहाँ पे आए हैं उनका बैकग्राउंड आप खुद देख सकते हैं, या वर्तमान में जो लोग लड़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड आप खुद देख सकते हैं, कौन किस प्रवृत्ति का है। इंसान अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता है और आज उसके पास जो पावर है अपना स्वभाव के अनुसार वो उसे आपसे छीना झपटी कर रहा है। कल को अगर हमारे विधानसभा की जनता उनको ताकतवर बनाएगी तो वो अपना बड़ी ताकत से उस छीना झपटी में लग जाएंगे। समझना हमारी जनता को वो अच्छी तरीके से समझ रही है। आपको
सपोज दैट यहाँ की जनता ने आपको मैंडेट दिया, आपके पक्ष में वोट किया, आप पावर में आ गए, आप जीत कर आ गए यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, तो सबसे पहले प्रियॉरिटी में आपके लिए क्या होगा कि आप उनके लिए क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा जो काम है वो मैं यही करूंगा कि जो यहाँ पे बंधे की व्यवस्था है सबसे पहले मैं उसको करूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो यातायात के नियम हमारे जो ग्रामीण के लोग नहीं जानते हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसकी अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ यहाँ पे वीवीआईपी व्यवस्था खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब वीआईपी आता है तो ही स्ट्रीट लाइट जलती हैं, तो ही सारे कर्मचारी रोड पे दिखाई देते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अगर सरकारें उनको पैसा दे रही हैं तो एक आम जन के लिए वो आएँ और काम करें, मैं बिल्कुल उनसे काम करवाऊंगा। अच्छा, एक चीज बहुत चुनाव में अक्सर सामने देखा गया है कि पब्लिक के बीच में जब कोई भी लीडर वोट मांगने जाता है या उनके सपोर्टर जाते हैं तो पब्लिक के बीच में ये आवाज उठती है कि नेताजी दिखाई नहीं पड़ते हैं, 5 साल वोट लेकर चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे लिए तो हमारी जनता बिल्कुल ऐसे नहीं कहती है, और वो कहती उन्हीं के लिए है जो वाकई में चुनाव के टाइम में आते हैं। इस समय जितने प्रत्याशी घूम रहे हैं आप किसी के बारे में पता कर सकते हैं, चुनाव के समय आए हैं उसके बाद फिर ये दिखने वाले नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो किसी को एक रोटी खिलाते हैं और फोटो खींच के फेसबुक पे डालते हैं, कुछ ऐसे झूठे लोग भी हैं, लेकिन अब हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जीत के कोई इसलिए नहीं जाएगा कि जैसे दहेज की गाड़ी अभी आपको मिल जाए कितनी महंगी, तो आप उस पर कपड़ा नहीं मारते हैं क्योंकि आपने मेहनत से नहीं कमाई है। लेकिन अब वही चीज़ आप मेहनत से कोई सेकंड हैंड 5,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो दिन में आप 3 बार उस पर कपड़ा मारेंगे, तो जब मैं मेहनत करूंगा तो क्यों भाग के जाऊंगा? तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया, आपको पावर में लाया, तो आप जनता के बीच में हमेशा बने रहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, ये विधायक का पद मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो उसको निर्वहन करना उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको निर्वहन करना है और सभी के विश्वास को ये जगा के रखना है कि नहीं, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में है, सदा आपको सुरक्षित माहौल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप थे सुरेंद्र मोहन निषाद जी, जो वीआईपी पार्टी से यहाँ मैदान में है, चुनावी मैदान में है, और आपने अपनी जो है चुनावी स्ट्रेटजी, कैसे आप चुनाव को फेस करेंगे, और चुनाव के जीतने के बाद अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, इनको मैंडेट दिया इनके अकॉर्डिंग, तो फिर कैसे आपका विकास का मॉडल क्या होगा, किस पर आपका विशेष फोकस होगा। इन्हीं के साथ आपके बड़े भाई भी हैं, थोड़ा सा मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपने जो है राजनीति को चुना, जबकि ये अगर क्षेत्र माना जाए तो बड़ा पिछड़ा हुआ है। क्या हालचाल है सर, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम हेमंत कुमार निषाद है, और मैं सुरेंद्र मोहन निषाद का बड़ा भाई हूँ। ठीक है। और रही बात लड़ने की और रही बात चुनने की, तो कहीं ना कहीं से आदमी को मजबूर किया जाता है एक नया रास्ता चुनने के लिए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर, बड़ी बड़ी पार्टियां जो भी कहती हैं कि जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरा ये उनसे पूछने का मतलब है कि ये बताइए हमारे समाज का नंबर कब आएगा? भाई, ये आप ही कहते हैं जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हमारे यहाँ हिस्सेदारी है तो हमारी संख्या को क्यों नहीं मौका दिया जाए? नहीं, तो अभी तो समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें, अखिलेश जी तो कहते हैं कि नहीं, निषाद की हिस्सेदारी उनके वहाँ बेहतर है। देखिए, कहने और करने में अलग होता है, कथनी और करनी में भेद होता है। हो सकता है उनकी कथनी और करनी में भेद हो, इसीलिए आज हमारा समाज जागरूक हुआ है। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, अपने लोगों को अलग रास्ता दिखाएंगे। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो आप उसको ऐसे इसीलिए तो कह रहे हैं ना, कथनी और करनी में भेद होता है। वो तो कहते हैं सोच ईमानदार काम दमदार, ये कहने के लिए 2,000 रुपये, करोड़ रुपया खर्च करके पेपर में ऐड दिया जाता है। कथनी और करनी में यही तो भेद है ना। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, आप लोगों ने अपनी बात रखी, पूरी बेबाकी के साथ अपनी स्ट्रेटजी आपने हमारे साथ शेयर करी, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और प्रत्याशी से आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।